तो हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मशीन। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई मशीन है क्या, व्हाट इज़ मशीन। तो इस व्हाट इज़ मशीन से बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक पिक्चर है थ्री इडियट्स, उसकी याद आ गई मुझे। जब वो पूछता है वाले सीन में जाओ, बोलता है व्हाट इज़ मशीन, तो वो बोलता है कि भाई हम सारी मशीनें से घिरे हुए हैं, है ना। तो वो बड़ा अच्छा डायलॉग है, बड़ी अच्छी फिल्म है वो। तो आई रिकमेंड कि वो फिल्म ज़रूर देखिएगा। तो देखते व्हाट इज़ मशीन। मशीन क्या होता है? मशीन वो है जो हमारे ह्यूमन एफर्ट को क्या कर देता है, कम कर दे। ह्यूमन एफर्ट को कम कर दे। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर मैं एक कुएं से मैं पानी निकाल रहा हूं, और कुएं में क्या है, मैं डायरेक्ट उस कुएं को बाल्टी में मैं रस्सी बांधता हूं और बाल्टी को मैं कुएं में फेंक देता हूं, है ना। इस कुएं में, इस वेल में मैं बाल्टी को फेंक देता हूं, ठीक है, और उस पर रस्सी बांध देता हूं बाल्टी पे, और मैं डायरेक्टली इसको खींचता हूं। तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल करनी पड़ेगी, मेहनत करेगा वो, खींचेगा। पर वहीं मैं एक काम करूं, यहां पे ना एक पुली लगा दूं, एक फिक्स्ड पुली लगा दूं, ऐसे कर कर। अब ये काम ना बहुत इजी हो जाएगा। अब ये बकेट बड़े इजीली मैं खींच सकता हूं, कम एफर्ट पे, है ना। अगर मैं एक एग्जांपल एक और दूं आपको कि भाई अगर मैं बोलूं भाई एक टेबल है, और इस टेबल को ना यहाँ पे धक्का लगा के दूसरे वाले कमरे पे ले जाना है, तो बहुत भारी होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या मैं खुद बोलूँ कि भाई एक डबल बेड है, डबल बेड को मम्मी बोलती है ना कि भाई इस डबल बेड को उधर लगाओ, तो हम उस पर बेचारा बहुत धक्का लगाते, बहुत एफर्ट लगना पड़ता है ना। तो वहीं पर अगर उस डबल बेड के नीचे क्या है, रोलर्स हो, और मैं उस पर धक्का लगाऊं, तो देखो मेरा ह्यूमन एफर्ट क्या हो गया, कम हो गया, मुझे कम धक्का लगाना पड़ा, है ना। तो मशीन क्या करती है, ह्यूमन एफर्ट को कम कर देती है ना। क्या करती है, ह्यूमन एफर्ट को कम कर देती है। तो यही है इस मशीन्स का काम, और इसमें हम पूरी चीज़ें इसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन देख लेता हूं कि मशीन की डेफिनेशन क्या है। तो मशीन की डेफिनेशन हम देखते हैं, लिखिए आप। ए मशीन इज ए डिवाइस by which we can either overcome a large resistive force, और इसको मैं बोल सकता हूँ लोड भी, है ना, at some point by applying a small force, or we can say it effort. तो देखिए कितना इजी डेफिनेशन है इस मशीन की, कि मशीन क्या है, मशीन इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम ए लार्ज रेजिस्टिव फोर्स एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स, है ना। कि स्मॉल फोर्स को लगा के हम बड़ा सा बड़ा काम भी आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, कुएं से पानी निकालना, है ना। अगर मैं कुएं से डायरेक्ट पानी निकालूं, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और कुएं में अगर मैं एक फिक्स पुली लगा दूं और फिर उस पुली में खींचूं, तो बड़ा कम मेहनत करनी पड़ रही है। तो देखो कितना ईजी, इंपॉर्टेंट और कितना ईजी है ये चैप्टर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स, इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ अब हम टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है एफर्ट। अब एफर्ट क्या होता है? एफर्ट है ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एन एफर्ट। मतलब जो फोर्स हम लगाते हैं मशीन पे, उसी को क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड, है ना, टू ओवरकम द लोड, उसी को क्या बोला जाता है, एफर्ट। और इसको मैं क्या डिनोट करता हूं, इसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल ई से, ठीक है। बड़ा इजी है। अब आता है लोड। लोड क्या है? द रेजिस्टिव और अपोजिट फोर्स टू ओवरकम बाय ए मशीन, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, लोड। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है। फोर्स, एफर्ट क्या है, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, जो हम फोर्स लगा रहे हैं मशीन पे, उसको क्या बोलता है, एफर्ट। और जो ओवरकम कर रही है, और लोड क्या होता है कि जो फोर्स ओवरकम कर रही है मशीन, उसी को क्या बोलेंगे हम, लोड। तो क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है द रेजिस्टिव
और अपोजिंग, है ना, जो अपोज करती है, अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय ए मशीन, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, लोड। उसी को हम क्या बोलेंगे, लोड। और लोड किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थी। अब हम आएंगे मैकेनिकल एडवांटेज में। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है देखते हैं। अब आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज में। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होते हैं, इसको एम ए से भी हम लिख सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज होता है द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। और देखिए मैं इसको लिख सकता हूं एम ए इक्वल्स टू रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, मतलब लोड एल अपॉन कैपिटल ई। तो मैकेनिकल एडवांटेज को मैं लिख सकता हूं लोड अपॉन एफर्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई इसकी यूनिट है। अब अगर इसकी यूनिट क्या होगी, है ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं होती इसकी कोई यूनिट, क्योंकि क्या है, रेशियो में, और रेशियो में तो कट जाएंगे, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, है ना। तो ये हमने रेशियो और प्रोपोर्शन में डिस्कस किया था। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज में क्या होता है, रेशियो होता है लोड और एफर्ट का, है ना। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी रेशियो, वी आर भी हम बोलते हैं इसको। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। मतलब वी आर क्या होगा मेरा, वी आर हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। और देखिए मैं इस वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को लिख सकता हूं, देखिए इस वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को मैं लिख सकता हूं v और इसके छोटे नीचे e, और यहीं पे वेलोसिटी लोड को मैं लिख सकता हूं v और नीचे छोटा l, ऐसे कर कर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको पता होगा कि स्पीड, वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अब इसको मैं कैसे करूंगा देखिए, वो हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे तो वेलोसिटी वी ई है और वेलोसिटी एफर्ट है, वेलोसिटी लोड है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए अगर मैं बोलूँ इफ डी एल एंड डी ई, ये डी एल क्या है और डी ई क्या है, देखो कुछ डिस्टेंस क्या होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो कुछ डिस्टेंस यहाँ पे लोड करा होगा, कुछ डिस्टेंस यहाँ पे एफर्ट करा होगा, है ना। तो यही वो डिस्टेंस है। तो डी एल, डी नीचे पे स्मॉल एल एंड डी नीचे पे स्मॉल ई आर डिस्टेंस मूव्ड इन द सेम टाइम, टाइम और टी, इसको सेम टाइम जो है मेरा वो टी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मेरा वेलोसिटी रेशियो होगा वी आर होगा, वो कितना हो जाएगा, देखो वी आर इक्वल्स टू क्या था, वी ई अपॉन वी एल। अब यहाँ पे मैं ना क्या करूँगा, स्पीड का फॉर्मूला अगर मैं लगा दूँ तो वी आर हो जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैं अगर मैं वी ई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं वी ई की बात करता हूँ तो डिस्टेंस क्या है मेरा, डिस्टेंस है मेरा डी ई अपॉन टाइम, है ना, डी ई अपॉन टाइम। और अगर मैं वी एल की बात कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी एल अपॉन टी। तो देखो मैं इसके जगह पे ये पुटअप करता हूँ तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन टी होल अपॉन डी एल अपॉन टी। तो देखिए टी से टी कट गया और वी आर क्या आ गया मेरे पे, जो वेलोसिटी रेशियो आ गया वो होगा डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। तो वी आर क्या हो गया मेरे पे, डी ई अपॉन डी एल। तो देखिए कितना इजी है, और इसका भी कोई यूनिट नहीं होता, वी आर का भी कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। ये आपको पता है क्यों, क्योंकि इसका क्या है, ये रेशियो में है ना, तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती, आपको पता ही है। तो देखिए वी आर भी मेरा आ गया, वेलोसिटी रेशियो आ गया, वो क्या होगा डी ई अपॉन डी एल।
तो देखिए ऐसे करके मेरा ये क्या आया, वेलोसिटी रेशियो आया। फिर अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम जंप करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट क्या होता है, वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड ए वर्क इनपुट, है ना, डब्ल्यू इनपुट, डब्ल्यू इनपुट। वर्क इनपुट क्या होता है कि वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड द वर्क इनपुट। अब जो वर्क इनपुट होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय द एफर्ट। अब कितना वर्क डन किया, एफर्ट मतलब कितना वर्क डन हमने किया, एफर्ट ने कितना वर्क डन किया बाय द एफर्ट, ठीक है, एफर्ट ने कितना वर्क डन किया, तो ये होता है वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट क्या होता है कि वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड द वर्क आउटपुट। और वर्क आउटपुट क्या होता है कि वर्क आउटपुट इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द लोड। तो ये बड़ा इजी टॉपिक है, वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट। अब हम आते हैं एफिशिएंसी पे। अब एफिशिएंसी क्या होती है ना। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वही वर्क इनपुट तो हमने देख लिया, वर्क आउटपुट भी हमने देख लिया, तो अब एफिशिएंसी क्या होती है, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, है ना, कितना वर्क आउटपुट है अपॉन कितना वर्क हमने उस पर इनपुट किया है ना। तो इसी से हमारा क्या आता है, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जो एफिशिएंसी होता है वो किस पे होता है, यूजली एक्सप्रेस परसेंटेज में। हम उसको क्या करते हैं कि भाई बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इस मशीन की एफिशिएंसी कितनी है, ऐसे भाई 90% है, भाई 40% है। तो ऐसे करके जो एफिशिएंसी होती है वो बेसिकली क्या होती है, एक्सप्रेस होती है परसेंटेज में। और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, ठीक है, एफिशिएंसी की भी कोई यूनिट नहीं होती। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडल मशीन। अब आइडल मशीन क्या होती है, अब आइडल मशीन वो होती है कि जो 100% क्या होती है, एफिशिएंट होती है, जिसपे एफिशिएंसी 100% उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है ना, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है 100%। इसका मतलब क्या है कि इन आइडल मशीन इज दैट विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और ऐसी कोई भी मशीन अभी तक पॉसिबल नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो, है ना। फिर भी आइडल मशीन अगर आप पे क्वेश्चन आता है तो आइडल मशीन क्या होती है, आइडल मशीन इज दैट which there is no loss of energy। और ऐसी आज तक कोई मशीन ही नहीं बनी और कभी बन भी नहीं सकती कि जो कि 100% एफिशिएंसी हो, है ना, जिसकी 100% एफिशिएंसी हो। इसका मतलब ये है कि यार मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं इसका, कि भाई मैंने एक बाइक ली, है ना, जो कि कंपनी वाले क्लेम करते हैं उस पर कि मैंने भाई उस पर पेट्रोल भरा और वो 100% एफिशिएंट रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट होती ही नहीं है, एफिशिएंसी उसकी 100% होती ही नहीं है भाई। कहीं ना कहीं जब मशीन चलेगी तो भाई फ्रिक्शन भी होगा, हर चीज़ होगा, तो उससे एनर्जी लॉस होगी, है ना। तो यहाँ पे तो कह रहा है कि भाई आइडल मशीन वो होती है जहाँ पे कोई भी लॉस ना हो, या तो बोल रहा है ना कि कोई भी एनर्जी की लॉस ना हो, पर जब मशीन चलेगी तो भाई उसके पार्ट्स हिलेंगे, टकरेंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, बहुत सारी एनर्जी लूज होगी। यहाँ पे तो बोल रहा है कि कोई लॉस नहीं है, तो आइडल मशीन कोई हो नहीं सकती। पर एक आइडल मशीन क्या होती है, जो कि 100% क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, जो है ना। एन आइडल मशीन इज दैट विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये अगर आता है तो आप इतना लिख दो, बहुत है इसके लिए, है ना। तो अब इसको इसमें आइडल मशीन में क्या होता है कि जो वर्क आउटपुट होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू वर्क इनपुट के बराबर होता है। तो जो वर्क आउटपुट होगा वो वर्क इनपुट के बराबर होगा, है ना। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता, पर फिर भी हम पढ़ते हैं इसको। तब अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, पढ़ते हैं एक्चुअल मशीन क्या होती है। अब एक्चुअल मशीन वो होती है कि जो हम बहुत सारी जो हम रेगुलर यूज मशीन यूज़ करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, बाइक, साइकिल, ये सारी एक्चुअल मशीनें, जितनी भी मशीन है सब एक्चुअल मशीन के अंदर आती है। मतलब जो उसका आउटपुट होता है, द आउटपुट energy, the output energy is always less than the input energy, है ना।
तो आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं, एक्चुअल मशीन बोलते हैं, है ना। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है ना, कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होती है, वही होती है एक्चुअल मशीन। सही बात है भाई, लॉस ऑफ एनर्जी, जहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है वही क्या होती है, हमारी एक्चुअल मशीन होती है। तो इसके रीजंस होते हैं, जैसे कि भाई पार्ट अगर टकरेंगे तो भाई पार्ट तो भाई टकरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो फ्रिक्शनलेस तो हो नहीं सकते, है ना। तो मैं इसके कुछ रीजंस लिख लेता हूँ, है ना। तो इसके बाद जब मैं रीजंस लिखूंगा उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, कोई सिंपल सा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई एक्चुअल मशीन है क्या, है ना। और ये क्या है भाई, आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनपुट एनर्जी, ये क्या है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले रीजंस है लॉस ऑफ एनर्जी के, क्या एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी के क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला तो पार्ट आर नॉट फ्रिक्शनलेस, कोई भी पार्ट फ्रिक्शनलेस तो हो नहीं सकते भाई, फ्रिक्शनलेस तो कोई भी पार्ट ही नहीं हो सकता, उसमें फ्रिक्शन तो होगा ही होगा चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। दूसरा क्या है, जो उसके अंदर स्ट्रिंग्स है, जैसे कोई साइकिल का वो है चेन है, तो वो जो चेन है वो लोहे की होती है ना। तो वो क्या कह रहा है कि जो वो नॉट परफेक्टली इलास्टिक, वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है ना। तो स्ट्रिंग इन इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, मतलब स्ट्रेचेबल नहीं है ना। तो ये तो चलो हम बोल सकते हैं, बट एक याद रखना कि भाई आप मेन जो पॉइंट है भाई वो फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता, ठीक है। ये है कि भाई दूसरा क्या है, इसको भी अभी आते हैं हम स्ट्रिंग वाले पे भी। दूसरा क्या है कि भाई नाइदर वेटलेस नॉट स्मूथ, ना तो वो वेटलेस हो सकता है बिल्कुल, जो उसके पार्ट्स है वो वेटलेस तो हो नहीं सकते। तो एक कारण ये भी है कि नाइदर वेटलेस और स्मूथ, तो ये दोनों ही नहीं हो सकते। तो ये भी कारण है एनर्जी लॉस का, है ना, कि भाई अगर वेटलेस तो हो नहीं सकता, है ना। अगर वेटलेस होता तो फिर लॉस ही नहीं होती एनर्जी। तीसरा क्या है कि भाई स्ट्रिंग्स इन इट आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक, तो स्ट्रिंग्स इन इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और जो इसका फोर्थ पॉइंट है, इट इज डिफरेंट पार्ट आर नॉट परफेक्टली रिजिड, और नॉट परफेक्टली रिजिड भी है ना। GID, नॉट परफेक्टली रिजिड। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि क्या है, एक्चुअल मशीन होती है ना। एक्चुअल मशीन के कुछ रीजंस है कि लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्यों नहीं होती, क्यों होती है, लॉस ऑफ एनर्जी क्यों होती है ना। तो ये कुछ रीजंस थे, क्योंकि कोई भी पार्ट क्या है, फ्रिक्शनलेस तो होता नहीं है, ना इधर वो स्मूथ है ना तो वो वेटलेस है, और ना तो वो परफेक्टली रिजिड है। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक एक्चुअल मशीन का, जैसे कि बाइक। अब बाइक मैंने अगर ली तो भाई कंपनी वालों ने मुझे बोला कि भाई आप 1 लीटर डालो और आपको 90 किलोमीटर का ये एवरेज देगी, पर मैंने 1 लीटर डाला और मुझे 70 का एवरेज मिला बाइक से। तो देखिए कोई भी क्या होती है कि भाई मैं जितना आउटपुट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट, है ना। तो जो मैंने इनपुट डाला तो मेरा आउटपुट हमेशा कम ही आया, तो मैंने तेल डाला तो कम ही मुझे आउटपुट मिला, है ना। जितना मेरा इनपुट होगा, है ना, तो जो भी आउटपुट होगा हमेशा क्या होगा, इनपुट से कम होगा। जितना मैं एफर्ट करूंगा लोड उसका कम ही आएगा। तो ये क्या होता है, एक्चुअल मशीन का केस होता है। तो देखिए ये वाला टॉपिक भी हमारा एक्चुअल मशीन का केस खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट